नमस्कार, सीबीएसई इकोनॉमिक्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12th में मनी एंड बैंकिंग वाले यूनिट में खास करके सेंट्रल बैंक के बारे में स्टडी करने वाले हैं। सेंट्रल बैंक हर कंट्री का नाम अलग अलग होता है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया बोला जाता है और अमेरिका के बात करें तो फेडरल रिज़र्व बोला जाता है। इस तरह से हर कंट्री में अगर आप जाएंगे तो हर कंट्री का सेंट्रल बैंक अलग होता है और उसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो इंडिया में रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया कहा जाता है और 1935 इसके बारे में हमने पहले भी आपसे डिस्कस किया है कि 1935 में ये रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया बना था, सेंट्रल बैंक भारत का, और 1949 में इसका नेशनलाइजेशन हुआ था। तो जो सेंट्रल बैंक है या भारत का केंद्रीय बैंक है या रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है, इसका मुख्य काम क्या है? देखिए, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया जो बैंकिंग सिस्टम है उसको पूरी तरह से कंट्रोल करता है, सुपरवाइज करता है और अपने नए नए रूल्स रेगुलेशन बनाता है जिससे इकॉनमी में मनी सप्लाई कंट्रोल रहे और इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को अच्छी तरह से कंट्रोल किया जा सके और जीडीपी ग्रोथ अच्छा हो, इकॉनमी में स्टेबिलिटी हो। क्योंकि आपको पता ही है कि जो इकॉनमी है सब कुछ पैसे से चलती है और अगर मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई तब भी दिक्कत है, बहुत कम हो गई तब भी दिक्कत प्रॉब्लम हो जाती है। तो उसको कंट्रोल करने का काम रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया का होता है। तो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया का जो रोल है किसी भी देश में वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। इवन रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया या सेंट्रल बैंक जो गवर्नमेंट के अकाउंट होते हैं उनको भी मैनेज करता है। तो मैंने मनी सप्लाई में आपसे बात किया था, पहले भी डिस्कस किया था कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया में किस किस के अकाउंट हो सकते हैं। तो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट की बात करें तो गवर्नमेंट के अकाउंट हो सकते हैं, कॉमर्शियल बैंक के अकाउंट हो सकते हैं, या कोई फिनेंशियल एजेंसी है भारत की जैसे नाबार्ड वगैरह है, सेबी वगैरह है, इस तरह की जो बड़ी बड़ी फिनेंशियल एजेंसियां हैं उनके अकाउंट होंगे, या दुनिया के जो अदर कंट्रीज़ हैं उनके जो सेंट्रल बैंक हैं उनके अकाउंट होंगे, या दूसरी गवर्नमेंट के अकाउंट हो सकते हैं। तो इसके अलावा ढेर सारे आरबीआई के फंक्शन होते हैं और अगर आप आरबीआई क्या क्या मैनेज करता है, कैसे कैसे वर्क करता है, तो उसके लिए हर 3 महीने पे, 6 महीने पे और एनुअल आरबीआई बुलेटिन भारत में इशू होती है। अगर आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो आरबीआई बुलेटिन मिल जाएगा। जिनकी बहुत रुचि है, अगर वो गवर्नर बनना चाहते हैं रिज़र्व बैंक का या डिप्टी गवर्नर बनना चाहते हैं तो उनको वो बुलेटिन ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो वो इंटरनेट पर भी अवेलेबल हो जाएगी और मार्केट में भी अवेलेबल हो जाएगी। यहाँ तो नहीं मिलेगी लेकिन दिल्ली जैसे बड़े शहरों में आपको मिल जाएगा। तो आइए रिज़र्व बैंक के बारे में हम बात कर लेते हैं कि क्या क्या मेन फंक्शन है। पहले फंक्शन की बात करें तो है बैंक ऑफ इशूइंग नोट्स। भारत में 2 तरह की मुद्राएं चलती हैं। पहला है सिक्का, जो सिक्के हैं उसे इशू करता है भारत का फिनेंस मिनिस्ट्री इशू करता है, लेकिन वो सर्कुलेट होता है आरबीआई के थ्रू। कॉइन्स जितने सिक्के और 1 रुपए का नोट भी इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इशू होता है और उस पर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के जो सेक्रेटरी होते हैं उनके सेक्रेटरी का साइन होता है। जो फाइनेंशियल सेक्रेटरी होते हैं जिन्हें वित्त सचिव कहा जाता है उनके सिग्नेचर होते हैं और वो भी आरबीआई के थ्रू सर्कुलेट होता है। अब हम दूसरी बात करें, जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है
करेंसी नोट्स इशू करने की उसे मोनोपोली पावर मिली हुई है और उस पावर को कहा जाता है अनलिमिटेड लीगल टेंडर अथॉरिटी। अनलिमिटेड लीगल टेंडर अथॉरिटी मतलब भारत सरकार ने आरबीआई को यह अथॉरिटी दी हुई है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जितनी चाहे उतनी नोट छाप सकता है, लेकिन उसे सरकार से परमिशन लेनी होती है। अब उसकी शर्तों के बारे में हमने पहले भी डिस्कशन किया है, इससे पहले वाले वीडियो में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करेंसी नोट्स इशू करता है 2 रुपये से लेके 2000 रुपये तक, और कितना इशू कर सकता है, उसके लिए नियम शर्तें क्या होंगी, ये सारा चीज़ मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपको समझाया। आप उस वाले वीडियो को देख लीजिएगा। तो ये मेन फंक्शन हो गया इशूइंग ऑफ करेंसी नोट्स, मतलब कागज के नोट। अब हम दूसरे फंक्शन की बात करते हैं, बैंकर टू द गवर्नमेंट। आपको पता होगा कि रिजर्व बैंक में किसी आम व्यक्ति का या इंडिविजुअल पर्सन का अकाउंट नहीं हो सकता। तो अकाउंट होता किसका है? सरकार का होता है, गवर्नमेंट का होता है अकाउंट। तो अब हम बात करते हैं किस किस तरह से काम करता है जो गवर्नमेंट का अकाउंट कैसे मैनेज करता है। उसे जो बैंकर टू द गवर्नमेंट में आरबीआई को कहा जाता है एजेंट, फिनेंशियल एडवाइज़र एंड बैंकर टू द गवर्नमेंट। मतलब सरकार की लेन देन का काम तो आरबीआई में होता ही है, लेकिन गवर्नमेंट का एजेंट भी है। जैसे एजेंट हमने क्यों कहा? एजेंट इसलिए कहा कि अगर सरकार को कोई सिक्योरिटी जारी करनी, इशू करनी है, तो सरकार का एजेंट कौन? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू वो सिक्योरिटी भारत में इशू होगी। आरबीआई के थ्रू कौन काम करता है? नीचे कॉमर्शियल बैंक करते हैं, अपने कॉमर्शियल बैंक के थ्रू वो जनता तक सिक्योरिटीज सेल होगी। तो एजेंट के रूप में काम करता है। फिनेंशियल एडवाइजर मतलब पैसे के लेन देन को लेकर के कितनी मनी सप्लाई बढ़ानी है, घटानी है, इकोनॉमी में कितना रखना है जिससे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हो, ये पूरी रणनीति बनाने का काम होता है रिजर्व बैंक का होता है। और उसमें जितने भी जो एक गवर्नर होगा आरबीआई का और डिप्टी गवर्नर जो होंगे, ये सारे मिल करके उसको पूरा डिसाइड करते हैं। दूसरा, आरबीआई मैनेज अकाउंट ऑफ द गवर्नमेंट। मैंने उसकी बात कर ली कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सरकार के अकाउंट को मैनेज करता है, ट्रांजैक्शन को। बाई सेल सिक्योरिटीज ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार के बिहाफ पर मीन्स जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो क्या करता है? सिक्योरिटीज़ को बाय करता है और सेल करता है, मार्केट में ख़रीदने और बेचने का काम करता है। आरबीआई फ्रेम्स पॉलिसीज टू रेगुलेट द मनी मार्केट, मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मनी मार्केट को कंट्रोल करने के लिए पॉलिसीज बनाता है, रूल्स बनाता है, रेगुलेशंस बनाता है और उसे अपने बैंकों के थ्रू मीन्स उसे इम्प्लीमेंट करवाता है। अब हम तीसरे फंक्शन की बात करेंगे। तीसरा फंक्शन है बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजरी रोल। बैंकर्स बैंक कहा जाता है बैंकों का बैंक। जैसे आपके परिवार में कोई फैमिली का एक हेड होता है, उसी तरह से बैंकिंग सिस्टम में भी जो हेड होता है उसे कहा जाता है बैंकर्स बैंक, बैंकों का बैंक। मतलब आरबीआई वो बैंकिंग सिस्टम का पूरा हेड होता है। और सुपरवाइजरी रोल, और जो मतलब उस फैमिली में जितने मेंबर हैं, जितने कॉमर्शियल बैंक हैं, उन सबको सुपरवाइज करता है। जैसे आपके परिवार में कोई एक व्यक्ति होता है रेस्पॉन्सिबल, या मदर या फादर, वो हर किसी को सुपरवाइज करते हैं, कौन क्या काम कर रहा है, किसको कितना वर्क देना है, रूल रेगुलेशन फॉलो कर रहा है कि नहीं, फैमिली के नियम कानून मान रहा है कि नहीं मान रहा है। मतलब उसी तरह से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वो क्या करता है कि वो बैंकों का हेड होता है, सारे बैंकों का, और सुपरवाइज करता है बैंकों के जो रूल रेगुलेशन है वो सारे बैंक फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो कैसे करते हैं? आरबीआई एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम द कॉमर्शियल बैंक्स। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है कि कॉमर्शियल बैंक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है।
जैसे हमारा डिपॉजिट्स कहाँ जाता है, स्टेट बैंक में, पंजाब नेशनल बैंक में, यूनियन बैंक में, यूको बैंक में, आंध्रा बैंक में, इस तरह जाता है, बैंक ऑफ बड़ौदा में जाता है। लेकिन बैंकों का जो सरप्लस मनी है कहाँ जाता है, रिजर्व बैंक में जाता है, उसके बदले में उन्हें इंटरेस्ट मिलता है। उसी तरह से हमें लोन चाहिए तो हम बैंकों के पास जाते हैं, स्टेट बैंक के पास जाते हैं, पीएनबी के पास जाते हैं, बीओबी के पास जाते हैं। उसी तरह से बैंकों को अगर लोन चाहिए तो रिजर्व बैंक के पास जाते हैं। सेंट्रल बैंक प्रोवाइड क्लियरिंग हाउस फैसिलिटीज टू द कॉमर्शियल बैंक। जो सेंट्रल बैंक है एक और बड़ा काम करता है कि वो क्लियरिंग हाउस फंक्शन या क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। आप कई बार देखते हैं कि मीन्स आपके पास कोई भी एटीएम है या ऐसा कोई चेक है या डिमांड डिपॉजिट है, ड्राफ्ट है, आप किसी बैंक का है, किसी बैंक में जमा कर देते हैं, तो ये सारा जो ड्यूज है ये आरबीआई अपने लेवल पे क्लियर कर देता है, क्योंकि सारे बैंकों के जो डिपॉजिट्स उसके पास रहते डेली का डेली वो ऑटोमेटिक वो क्लियर हो जाता है। तो क्लियर करने का काम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का है। सुपरवाइजर्स द कॉमर्शियल बैंक्स, मतलब जैसे अभी हमने कहा कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो सुपरवाइजरी रोल भी उसका है। जैसे अभी कह दिया कि किसानों को इतना लोन मिलना चाहिए या किसान क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी मिलनी चाहिए, तो अगर बैंक दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, ये रिजर्व बैंक का देखने का काम है कि जो किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड है या लोन फैसिलिटीज, एजुकेशन लोन है, होम लोन है, कार लोन है या पर्सनल लोन है, सारे जितने भी तरह के लोन हैं, या जैसे SLR CRR कम या ज़्यादा होता है, इंटरेस्ट रेट भी कम ज़्यादा हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर बैंक ने मतलब आरबीआई ने, सेंट्रल बैंक ने CRR को कम किया है या बैंक रेट को कम किया है, तो जो इंटरेस्ट रेट है लोन का जो बैंक लगाते हैं, चार्ज करते हैं, उनको भी कम करना चाहिए। अगर नहीं कर रहे हैं तो ये सुपरवाइज करने का काम किसका है, रिजर्व बैंक का। तो जो आरबीआई की गाइडलाइन है उसे फॉलो करने का काम जो है सारे कॉमर्शियल बैंकों को है, और इसे सुपरवाइज करने का काम रिजर्व बैंक का। फिर भी बड़े बड़े फ्रॉड हो ही जाते हैं। बैंकों का हजारों हजार करोड़ रुपए जो है, 1000 करोड़ रुपीस जो है ऐसे, और उससे भी ज़्यादा लोग ले करके भारत से भाग भी जाते हैं लोन लेके। मतलब इतने सख्त होने के बाद, इतने रूल रेगुलेशन होने के बावजूद फिर भी ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है। तो आइए हम अगले फंक्शन के बारे में बात करें। चौथा फंक्शन है लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। जैसे हमने कहा कि हमें फंड की ज़रूरत है तो हम कॉमर्शियल बैंक के पास अप्रोच करते हैं। अगर किसी भी बैंक को फिनेंशियल क्राइसिस होती है या उसके पास पैसे की कमी होती है तो वो कहाँ जाता है, रिजर्व बैंक के पास जाता है, वहाँ से फंड लेता है लोन के रूप में। कॉमर्शियल बैंक अप्रोचेस टू सेंट्रल बैंक फॉर फंड एट टाइम ऑफ फिनेंशियल क्राइसिस। सेंट्रल बैंक एडवांसेज लोन टू ऑल कॉमर्शियल बैंक। जो केंद्रीय बैंक है भारत का या सेंट्रल बैंक है, सारे बैंकों को लोन भी प्रोवाइड करता है। सेंट्रल बैंक कंट्रोल द मनी मार्केट, मतलब मनी की पूरी मार्केट को कंट्रोल करने का काम भी सेंट्रल बैंक का है। तो ये जो लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं अगले फंक्शन की, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। हर कंट्री के पास विदेशी मुद्राएं होती हैं, हर कंट्री की विदेशी मुद्राएं होती हैं। मतलब अगर आपको श्रीलंका चाहिए जाना है तो श्रीलंका का रुपये आपको चाहिए, अगर आपको यूरोप जाना है तो वहाँ का रुपये चाहिए, अगर आपको अमेरिका जाना है तो वहाँ का रुपया चाहिए, पाकिस्तान जाना है तो पाकिस्तान का रुपया चाहिए, बांग्लादेश जाना है तो बांग्लादेश का रुपया चाहिए। ये सारी विदेशी करेंसियाँ किसके पास होती है, रिजर्व बैंक के पास होती है, और बैंकों के थ्रू आप तक पहुँचती है। तो इस तरह से, और एजेंट भी होते हैं, मतलब प्राइवेट एजेंट भी होते हैं, वो ऑथराइज होते हैं बड़े बड़े शहरों में, एयरपोर्ट के आसपास। तो आप उन एजेंट से भी अपनी करेंसी को एक्सचेंज करा सकते हैं, जितनी आपको ज़रूरत है करेंसी एक्सचेंज करा लीजिए। और अब तो इंटरनेट का ज़माना हो गया, अगर आपको फ़ॉरेन में जाना है तो एटीएम कार्ड से वहाँ से विड्रॉल कर लीजिए, आपको वहाँ पे वहाँ की करेंसी विड्रॉल मिल जाती है। कुछ कुछ देशों में फैसिलिटी नहीं है
लेकिन लगभग सारे देशों में, मतलब 95% कंट्रीज। वो बात अलग है कि वो वहाँ का बैंक जो है कुछ चार्ज करता है ट्रांजैक्शन पे, वो थोड़ा बड़ा चार्ज होता है, कभी कभी $100 तक चार्ज करता है। अलग अलग कंट्री अलग अलग चार्ज करते हैं, वो चीज़ आपको देखना पड़ेगा। तो कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मतलब विदेशी मुद्रा जो है वो RBI के पास होती है। कस्टोडियन ऑफ नेशंस फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स एक्सरसाइजेज मैनेज्ड फ्लोटिंग टू इंश्योर स्टेबिलिटी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मैनेज्ड फ्लोटिंग का काम भी करता है, मतलब जो फंड है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है RBI के पास, उसकी जो लिक्विडिटी है वो बनी रहे, मेंटेन रहे, इसके लिए भी वो काम करता है। मतलब इंटरनेशनल मार्केट में क्या करता है, वो विदेशी मुद्राओं को खरीदता और बेचता भी। सेल्ड एंड परचेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इन द इंटरनेशनल मार्केट, मतलब उसे लिक्विडिटी मैनेज करने का काम किसका है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का है, और उसे रिज़र्व रखने का भी काम उसी का है, क्योंकि अगर आपको ज़रूरत है उस कंट्री की करेंसी तो आपको चाहिए, और अप्रोच करेंगे तो वो करेंसी आपको उस कंट्री की मिलनी चाहिए। अगर नहीं होती है, कम होती है, तो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया उस कंट्री से वो उसकी करेंसी परचेज कर लेता है। तो ये चीज़ होगी। अब हम 6th फंक्शन की बात करेंगे, क्लियरिंग हाउस फंक्शन। इसके लिए हमने पहले भी बात किया था कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया क्लियरिंग हाउस फंक्शन का काम करता है। मतलब एक एग्जांपल के थ्रू आपको बता देते हैं, जैसे आपके पास स्टेट बैंक का चेक है, और स्टेट बैंक के चेक पर अगर लेफ़्ट साइड आपने 2 क्रॉस लगा दिया, मतलब 2 लाइन खींच दी, इसका मतलब हो गया अकाउंट पे। आपके दोस्त ने 10,000 रुपये का चेक आपको दिया, वो चेक था स्टेट बैंक का, लेकिन दुर्भाग्य से आपका स्टेट बैंक में अकाउंट नहीं है और आपका बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट है। क्योंकि वो अकाउंट पे ही है तो कैश तो मिलेगा नहीं स्टेट बैंक से, अकाउंट पे ही है और आपका अकाउंट स्टेट बैंक में नहीं है। अब आप क्या करेंगे, उस चेक को नियरेस्ट मतलब ऑल इंडिया कहीं भी आप अपने अकाउंट में चेक को जमा कर सकते हैं। मतलब डिपॉजिट स्लिप भर करके, अकाउंट का नंबर डाल करके और जो डिटेल चेक का भर करके आप वहाँ जमा कर दीजिए। तो कुछ दिन बाद वो जो अमाउंट है वो क्या होगा, स्टेट बैंक से ट्रांसफ़र होकर के आपके बैंक ऑफ बड़ौदा में आ जाएगा। तो ये जो क्लियरिंग का काम है ये RBI लेवल पर होता है। दूसरी चीज़, कई बार ATM के ट्रांजैक्शन में भी आप देखते हैं, किसी बैंक का ATM कहीं से विड्रॉल कर रहे हैं, किसी बैंक का डिमांड ड्राफ्ट कहीं पेमेंट कर रहे हैं। तो ये सारा जो ट्रांजैक्शन है ये ऊपर क्लियरिंग का काम कौन करता है, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। मतलब वो सारे ड्यूज क्लियर कर देता है हर बैंकों के आपस में, क्योंकि सारे बैंकों के फंड RBI के पास होते हैं। अब लास्ट बचता है कंट्रोल ऑफ क्रेडिट। इससे पहले वाले एक वीडियो से पहले हमने आपको बताया था कि क्रिएशन ऑफ क्रेडिट क्रिएशन के बारे में हमने बात की थी। मतलब उसमें ये बताया था कि अगर कोई एक एग्जांपल लिया था कि 1,000 रुपये जमा करता है तो बैंक उसे 10,000 रुपये बना देता है। मतलब वो मनी सप्लाई को क्रिएट करता है, क्रेडिट को क्रिएट करता है। मतलब सेकेंडरी डिपॉजिट्स के रूप में ढेर सारी जो है डिपॉजिट्स जो है क्रिएट करता है। तो इसको कंट्रोल करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, वो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की है। मतलब क्रेडिट को कंट्रोल करना, मनी सप्लाई को कंट्रोल करना, ये मतलब जो कॉमर्शियल बैंक्स हैं जो क्रेडिट क्रिएशन करते हैं उसको कंट्रोल करने का काम किसका है, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया। तो उसमें हमने एक आपको क्रेडिट मल्टीप्लायर बताया था, जिसमें कहा था कि K = 1/LRR। ये चीज़ कहीं कहीं पे आप देखेंगे CRR भी लिखा रहता है, कैश रिज़र्व रेशियो। और जो लीगल रिज़र्व रेशियो है उसे कहते हैं, जो लीगल रिज़र्व रेशियो उसमें CRR के अलावा SLR भी रहता है। CRR + SLR लीगल रिज़र्व रेशियो। तो अलग अलग बुक में अलग अलग राइटर में अलग अलग चीज़ें लिखी हुई हैं। तो
जो इसे, क्योंकि CRR और या LRR इसे कंट्रोल करने का काम RBI का है, और आपके डिपॉजिट पे कितना क्रेडिट क्रिएशन होगा डिपेंड करता है कि ये CRR की वैल्यू क्या है। इसलिए रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया टाइम टू टाइम CRR और SLR, कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, दोनों को वो कंट्रोल करता है, कम या ज़्यादा करता है, इंक्रीज या डिक्रीज करता है। उससे क्या है कि क्रेडिट क्रिएशन कंट्रोल होता है। तो ये सारा काम सप्लाई ऑफ मनी के लिए होता है, या इकोनॉमी में इन्फ्लेशन डिफ्लेशन कंट्रोल करने के लिए होता है। इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई, मुद्रास्फीति कहते हैं, मनी इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति, और डिफ्लेशन को कहते हैं मुद्रा अविस्फीति कहते हैं। तो कभी हम किसी टॉपिक में बता देंगे इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के, अभी तो आगे बहुत ज़्यादा हम बताएंगे। तो मनी इन्फ्लेशन डिफ्लेशन के बारे में भी बात करेंगे। सेंट्रल बैंक फोकसेस ग्रोथ विद स्टेबिलिटी, मतलब जो GDP ग्रोथ है वो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के साथ में हो, इस पर भी जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है, सेंट्रल बैंक है, उस पर ध्यान देता है, क्योंकि सारी चीज़ें मनी के सर्कुलेशन से कंट्रोल होती है। तो ये जो RBI का जो रोल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो इकोनॉमी में स्टेबिलिटी लाए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर दिमाग में कोई सवाल आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आप मेरे व्हाट्सएप पर्सनल नंबर पे भेजने से बेहतर है कि आप कमेंट बॉक्स में लिखें अगर कोई दिमाग में आपको सवाल आ रहा है। मुझे पता है अगर आप पढ़ेंगे तो सवाल आएगा, नहीं पढ़ेंगे तो दिमाग में कोई सवाल नहीं आएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय। पढ़ते रहिए और खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और टाइम का सदुपयोग करिए। थैंक यू, बाय बाय।